Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों, इतिहास धारा की बदलती प्रवृत्तियों के ऊपर केंद्रित यह लेक्चर सीरीज जो आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है उस पर केंद्रित है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 20वीं सदी में विशेष रूप से 1920 से लेकर और 1960-1980 तक के बड़े कालखंड में जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हो रहा था उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और यहाँ हम किसी एक शख्सियत के ऊपर केंद्रित न होकर किस तरह से आधुनिक भारत के ऊपर इतिहास लेखन विकसित होता रहा, इसका स्वरूप क्या रहा, इस बाबत एक ओवरव्यू जिसे कहते हैं वह लेने की कोशिश करेंगे। एक समग्र दृष्टि आप कह सकते हैं। तो शुरू में ही मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह वह दौर था जब भारत में इतिहास अकादमिक स्वरूप ले रहा था। अकादमिक स्वरूप से मेरा क्या मायने है इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे और यह जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि जो स्वरूप हम इतिहास की आज पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं या संदर्भ ग्रंथों में पढ़ते हैं, जो डिसिप्लिनरी हिस्ट्री है, जिस तरह से इतिहास कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, इसका पठन पाठन होता है, इसका शोध हो रहा है, वह पिछले 100 साल में 1980 के दशक में हम रुक जाएंगे। कुछ कारणों से वह भी स्पष्ट होगा। तो उसका इतिहास क्या है, उसकी कहानी क्या है, इस अकादमिक इतिहास, अकादमिक हिस्ट्री के बनने की कहानी भारत में। यहाँ मैं आप सबका ध्यान एक बेहतरीन किताब की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा जिसके लेखक हैं मशहूर इतिहासकार दीपेश चक्रवर्ती और इसका नाम है द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री। यह 20वीं सदी के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार सर जादूनाथ सरकार के ऊपर केंद्रित पुस्तक है और इस पुस्तक में दीपेश चक्रवर्ती सर जादूनाथ सरकार और महाराष्ट्र के दूसरे इतिहासकार, उनके समकालीन इतिहासकार सरदेसाई के साथ उन दोनों के चिट्ठी पत्री से बात शुरू करते हैं और
20वीं सदी के पूर्वार्ध में किस तरह से इतिहास भारत में आकार ले रहा है, इसकी दास्तान कहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण कथन जो दीपेश चक्रवर्ती हमारे सामने लाते हैं वह यह है कि भारत में इस युग में, जिस युग की बात हम कर रहे हैं, 1900 से 1950 1960 के दशक की बात, वहाँ इतिहास का स्वरूप जितना विश्वविद्यालय, अकादमी के भीतर तय हो रहा था, उससे कतई कम यह सार्वजनिक बहसों और विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट के बाहर नहीं हो रहा था। तो जब हम इतिहास को एक विषय के रूप में उभरता हुआ देखते हैं तो अकादमिक जगत और सार्वजनिक बौद्धिक चिंताएं, बहस, इन दोनों की वयः संधि पर हमें इतिहास के विकास को स्थित करना होगा। तो इन दो छोरों को और इनके अपने पारस्परिक संबंधों की बात है जो आज के इस लेक्चर में हम रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक पहलू इस लेक्चर का होगा कि जो संस्थानात्मक इतिहास से जुड़ी हुई जो संस्थाएं और जिस प्रकार से उन संस्थाओं ने इतिहास के स्वरूप को तय करने में मदद की, उसकी बात, और दूसरी इसका छोर होगा कि विश्वविद्यालय के बाहर किस तरह से सरोकार रहे इतिहास को लेकर। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय देश में कुल विश्वविद्यालय की संख्या महज 17 थी। दीपेश चक्रवर्ती की किताब में हम पाते हैं कि ब्रिटेन में भी भारतीय इतिहास को लेकर जो अकादमिक गतिविधियां हो रही थीं इस दौर में, वह उसका स्केल बहुत छोटा था। तो ऐसे में हम इस पूरे दौर को कैसे रचें, किस तरह की गतिविधियां हो रही थीं, उनका स्वरूप क्या था, इस पर गौर करना जरूरी है। यह हमारे लेक्चर की अगली कड़ी इसलिए भी है क्योंकि यदि आप पिछले लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हों तो हमने जिन शख्सियतों की बात की, चाहे वह महाराष्ट्र में हो या फिर बंगाल में बंकिम चंद्र हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, महात्मा गांधी हों, ये किसी विश्वविद्यालय के दायरे से नहीं आ रहे हैं। जो लोग इतिहास लिख रहे हैं और जिनका मैंने नाम लिया, वे तो स्वयं को इतिहासकार कहने से भी हिचक रहे हैं। उनका सरोकार इतिहास का अकादमी लेखन नहीं था। यह दिगर बात है कि राष्ट्रवादी इतिहास दृष्टि को संवारने में
उसको स्वरूपित करने में इनके महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, जिसकी बात हम करते आए हैं। तो इनके अतिरिक्त भी जो लोग लिख रहे हैं इतिहास या अतीत को सिलसिलेवार तरीके से लिख रहे हैं, उनमें भी अधिकांश राजनेता, साहित्यकार, पत्रकार आदि हैं। तो इतिहास एक स्वतंत्र विधा के तौर पर इन लोगों ने, इनमें से अधिकांश ने उसका पठन पाठन, उसकी पद्धतियों को क्लासरूम में बैठकर नहीं सीखा, लेकिन इनके अहमियत को और जिस तरह से अपने समसामयिक प्रश्नों से जूझते हुए ये अतीत की तरफ जा रहे हैं और इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वह महत्वपूर्ण धुरी है, वह एक ध्रुव है जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। यह भारतीय इतिहास लेखन को यूरोपीय हिस्टोरियोग्राफी और हिस्टोरियोग्राफिकल प्रैक्टिसेस से अलग करता है। वहाँ अकादमियों का बोलबाला रहा और संस्थानात्मक गतिविधियाँ इतिहास की समझ को दिशा निर्देशित करती रही, जबकि भारत में हम आगे देखेंगे कि यह 1930-35 के बाद ही इस तरह की संस्थानात्मक गतिविधियों का जोर पकड़ा। तो एक ये जो सार्वजनिक बहसों की बात मैं कह रहा हूँ, अकादमी के बाहर इतिहास के सरोकारों की बात कह रहा हूँ, वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दौर, जैसा कि हम सब जानते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का दौर रहा, जहाँ इतिहास भारतीयों के लिए अपनी पहचान, अपनी अस्मिता और विचारधारा के साथ बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। इतिहास का प्रश्न, अतीत का प्रश्न, और यह जो आइडेंटिटी की केंद्रीयता है, इसने भारत में इतिहास लेखन को, या फिर कहें तो समाज विज्ञान को ही गहरे प्रभावित किया है। आइडेंटिटी और या फिर आइडियोलॉजी और इतिहास लेखन के बीच के ताल्लुकात के ऊपर एक लंबी बहस हो सकती है। कुछ उन बिंदुओं को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में छूने की, उनकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ महज मैं यह रेखांकित करना चाहता हूँ कि जो उस समय के ज्वलंत प्रश्न थे, उन प्रश्नों को ढूंढते हुए बुद्धिजीवी अतीत की तरफ जा रहे थे, और इस तरह से राष्ट्रवादी चिंतन में पहचान का प्रश्न, अस्मिता का प्रश्न एक महत्वपूर्ण भूमिका अख्तियार करता चला गया। तो
इस इतिहास के विकास यात्रा की बात करें इस दौर में, तो इसे हम दो स्तरों पर समझने की आसानी के लिए यदि हम दो स्तरों पर रखकर देखें तो सहूलियत होगी। एक तो राज्य का हस्तक्षेप, राज्य से स्वरूपित होती हुई गतिविधियां हैं, और दूसरा समाज का दायरा। यहाँ जब हम राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, तो गौरतलब है कि भारत में औपनिवेशिक राज्य इतिहास को लेकर बेहद सतर्क रहा। इतिहास की राजनीतिक अहमियत से वह बखूबी परिचित था, और पिछले लेक्चर्स में हम इस बात पर जोर देते रहे कि किस प्रकार बंकिम से लेकर महात्मा गांधी तक इतिहास और राज्य सत्ता के बीच का जो संबंध है उसकी आलोचना करते रहे। तो भारत का औपनिवेशिक राज्य सरकार तय कर रहा था कि कौन से दस्तावेज प्रामाणिक माने जाएं, और उससे अधिक उन दस्तावेजों तक किसकी पहुंच हो। इन दस्तावेजों के पहुंच को लेकर वह बहुत सजग था। दस्तावेजों और आर्काइव के उपयोग को लेकर यह जो एंग्जाइटी, यह जो सतर्कता थी, इसका सीधा संबंध जानकारियों की गोपनीयता से था। राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ी हुई कौन सी दस्तावेज कब इतिहास के शोधार्थियों को के पहुंच के भीतर आई, इसने भारतीय इतिहास लेखन को महत्वपूर्ण रूप से जाहिर तौर पर प्रभावित किया। और इस दिशा में हम देखते हैं कि 1860 के दशक से ही, उसके शुरुआत से ही, जब 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता, भारत की सत्ता क्राउन की तरफ हस्तांतरित हुई, तो उसके चंद सालों के बाद ही आर्काइव की महत्ता के प्रति हम चौकस औपनिवेशिक सरकार को देखते हैं। और आर्काइव, सरकारी दस्तावेज, यह आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में इनकी कितनी अहमियत है, इस बात को लेकर मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों में आम सहमति होगी। इसलिए उस तरफ मैं विस्तार से यहाँ नहीं जा रहा। लेकिन यह जो आर्काइव की कहानी है, आर्काइव को एक्सेस करने की, उस आर्काइव को इस्तेमाल करने की इजाज़त की, यह भी बेहद दिलचस्प है। अभी हाल ही में कुछ साल पहले प्रसिद्ध इतिहासकार सव्यसाची भट्टाचार्य ने इस पर एक सुंदर पुस्तक लिखी है, जिसे आप देख सकते हैं। तो
एक तरफ तो कॉलोनियल स्टेट है जो इतिहासकारों को दस्तावेजों का एक्सेस नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ बंगाल में, महाराष्ट्र में बुद्धिजीवी हैं, इतिहासकार हैं जो व्यक्तिगत और प्रयासों के द्वारा संस्थान बनाकर प्रामाणिक देसी वैकल्पिक आर्काइव्स को जुटाने में, साक्ष्यों को जुटाने में, दस्तावेजों को एकत्र करने में जिन्होंने अपने जीवन लगा दिए। तो ये दो अलग अलग ध्रुव हैं जिनकी तरफ मैं शुरू से इशारा कर रहा हूँ। जैसे कि बंगाल में 1890 का दशक, अक्षय कुमार मित्रा हम पाते हैं जिन्होंने सिराजुद्दौला 1897 में प्रकाशित किया, और जिसके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि इतिहास लेखन का बंगाल में इससे एक नए दौर की शुरुआत होती है। ये बंकिम चंद के लेखनी से प्रभावित थे और नए किस्म की साक्ष्यों को सामने लेकर आ रहे थे। इसी समय 1894 में बंगीय साहित्य परिषद की स्थापना हम पाते हैं, या फिर 1910 में बारेंद्र रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई। तो सरकार के दायरे के बाहर सामाजिक धरातल पर कहें तो संस्थानात्मक तरीके से लोग बाग जुड़कर इतिहास के संधान की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने पहले ही चर्चा की काशीनाथ विश्वनाथ रजवाड़े की, और आगे भी हम बातें करते रहेंगे। इस ओर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है, जो कि महज एक लेक्चर में संभव नहीं है, फिर भी कुछ इशारा, कुछ जानकारियां तो हम साझा कर सकते हैं। तो ये एक तरफ व्यक्तिगत प्रयास हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार का आर्काइव और दस्तावेज के प्रति एक खास किस्म का रवैया है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण पड़ाव 1919 में इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन के रूप में हमारे सामने आता है। इसमें 8 सरकारी अफसर थे, लेकिन साथ ही सर जादूनाथ सरकार जैसे कुछ इतिहासकारों को भी शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य एक तरह से कह सकते हैं कि दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की दिशा में एक कदम था, लेकिन यहाँ बहुत कुछ खास हमारे सामने नहीं दिखता है। दरअसल 1919 से 20 साल लग जाते हैं 1939 में, जब अगोपनीय या नॉन कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट्स हैं वह सरकार बोनाफाइड शोधार्थियों के लिए उपलब्ध कराने को तैयार होती है। स्वतंत्रता के बाद एक इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हम पाते हैं, जबकि राष्ट्र के स्तर पर उपयोगी दस्तावेजों के रखरखाव, उनके प्रिजर्वेशन, उनके मैनेजमेंट और
उन्हें किस तरह से शोधार्थियों को के लिए उपलब्ध कराया जाए, इन सब और भी महत्वपूर्ण मसलों पर 1957 में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बिल पार्लियामेंट में पेश होता है। तो आर्काइव जो केंद्र में है, दस्तावेज जो केंद्र में हैं, उन तक इतिहास की पहुंच हो, इसमें 1860 से यदि हम देखें तो 1957 तक आते आते 100 साल गुजर जाता है। यह प्रक्रिया और इसकी राजनीतिक संश्लिष्टता को समझने की जरूरत है। अब फिर अपना ध्यान यदि हम दूसरे ध्रुव की तरफ ले जाते हैं, हमेशा जैसा मैंने शुरू में भी कहा और बार बार मैं कहता रहा हूँ कि हमें सरकारी और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर अपना ध्यान बांटना होगा, फोकस करना होगा। उनकी अंतःक्रियाओं से ही इतिहास का स्वरूप तय हो रहा था, इतिहास लेखन का स्वरूप तय हो रहा था। तो गैर सरकारी पहल की तरफ आते हैं, तो कुछ की तरफ मैंने अभी इशारा किया, जहां मैंने बंगीय साहित्य परिषद की बात की या अक्षय कुमार मैत्रा की बात की, बारेंद्र रिसर्च सोसाइटी की बात की। तो दो स्तर पर यहाँ भी हम मोटा मोटी देख सकते हैं, एक तो व्यक्तिगत स्तर और दूसरा संस्थानात्मक स्तर, गैर सरकारी संस्थाएं। व्यक्तिगत स्तर पर हमने अभी बात की, वे लोग जो राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय थे, पत्रकार, नेता आदि, और ये इतिहास भी लिख रहे थे। जैसे सुंदरलाल की किताब भारत में अंग्रेजी राज एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ इस स्तर पर जो इतिहास लिखा जा रहा था इस दौर में 1900 से 1960 1980 के दौर में, वहाँ राष्ट्रवादी रुझान में एक जो ओवरआर्चिंग थीम था, जो एक सूत्र के रूप में आप कह सकते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को स्वरूपित कर रहा था, वह था विविधता में एकता का मूल मंत्र। इस स्तर पर राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बीच भारत की समेकित संस्कृति, उसकी संश्लिष्टताओं को, उसकी समृद्धि को रेखांकित करना, उसको अपने विश्लेषण के दायरे में लाना और उसके जरिए विविधता में एकता के सूत्र की बात करना, यह अहम था। यहाँ हमारा ध्यान स्वतः ही जवाहरलाल नेहरू के इतिहास लेखन की तरफ चला जाता है, जहाँ इस सूत्र की खुलकर अभिव्यक्ति हमारे सामने आती है। लेकिन जो साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वह है उनकी वैज्ञानिक दृष्टि, नेहरू की वैज्ञानिक दृष्टि। और इस बात को कहने का यद्यपि कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है,
लेकिन यह कहा जा सकता है कि पिछले 70-80 सालों में जिस एक व्यक्ति के इतिहास दृष्टि ने भारतीय इतिहास लेखन को सबसे अधिक प्रभावित किया, चाहे वह स्कूल के पाठ्यक्रमों पाठ्यपुस्तक की बात हो या फिर शोध ग्रंथों की बात हो, तो वह जवाहरलाल नेहरू ही थे। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखे और इतिहास को लेकर सजगता के साथ जितना नेहरू ने लिखा उतना जिन 3-4 शख्सियतों के बारे में हमने बात की, बंकिम, रविंद्रनाथ या गांधी, उन्होंने उतना तो जाहिर ही सी बात है नहीं लिखा। तो नेहरू के इतिहास दृष्टि की अलग से आकलन हो, लेकिन यहाँ इस दौर में भी जब हम बात कर रहे हैं इतिहास के स्वरूप की, तो वहाँ नेहरू एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक अद्भुत सटीक वैज्ञानिक दृष्टि के साथ जिस तरह से पश्चिम में इतिहास दृष्टि का विकास हुआ, उसका एक कॉपी बुक एग्जाम्पल जिसे कहते हैं, उनकी समय की दृष्टि एक रेखीय थी। वे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के इतिहास को हड़प्पन संस्कृति से शुरू करते हैं और क्रोनोलॉजिकली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और इस ढांचे को हमने बड़ी शिद्दत के साथ पिछले 70-80 सालों में फॉलो किया है। खासकर यदि हम राष्ट्रवादी और इतिहास के मूल धारा की बात करें भारत में, वहीं विविधता में एकता की बात जो सांस्कृतिक स्तर की है, तो वहाँ एक अन्य किताब, एक महत्वपूर्ण कृति जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, वह ताराचंद की किताब इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, जो 1922 में आई। बाद में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया लिखा, या फिर के.एम. अशरफ की लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ पीपुल ऑफ हिंदुस्तान। तो इन ऐतिहासिक कृतियों में हम भारत की जो सिंथेटिक ट्रेडिशन है, जो हारमोनियस ट्रेडिशन है, उसकी बानगी पाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1960 के दशक में हम देखते हैं कि इतिहास लेखन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ गया। यहाँ एक छोटी सी कहानी का जिक्र करना चाहूँगा कि इस समय जब मशहूर इतिहासकारा रोमिला थापर दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्य कर रही थी, तो वे लिखती हैं कि 1962-63 में जब एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों
को लिखने का काम शुरू हुआ तो उन्हें लोगों ने इस बात के लिए तैयार किया और वे राजी हुई। वे मानती हैं कि इतिहास लिखना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करने जैसी बात है। तो एक जो साइंटिफिक परस्यूट की बात है हिस्ट्री की, पास्ट अतीत को लेकर मुकम्मल ज्ञान के खोज की बात है, वह किस तरह से भारत में राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ जाता है, इस तरफ मैं यहाँ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मशहूर इतिहासकार जैसे बिपिन चंद्र हैं जो औपनिवेशिक काल भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऊपर लिख रहे हैं इस दौर में 1970 और 1980 के शुरुआती वर्षों में, और वहाँ राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरोकारों के इर्द गिर्द हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म या संप्रदायवाद के दो ध्रुवों के बीच और उन दो ध्रुवों की अहमियत के साथ हमारे सामने आता है। इससे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के 10 साल के मौके पर प्रांतीय भागीदारी स्वाधीनता संग्राम में जो हुई, उन प्रांतों की भागीदारी को रेखांकित करने के लिए, उनको उनकी तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए उनके दस्तावेजीकरण पर जोर दिया गया। जैसे ऐसे रिजवी के ऐसे रिजवी संपादित उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित अनेक वॉल्यूम में हम इतिहास के दस्तावेजीकरण को पाते हैं। यह 1857 के 100 साल होने का भी समय था और इतिहासकारों का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा वर्ग 1857 की घटना की लड़ाई को अनेक पहलुओं से देखने की कोशिश करता हुआ हमें मिलता है। 1970 और 80 के दशक में दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानियों के साक्षात्कार के द्वारा संस्थानात्मक पहल को हम देखते हैं और इनके द्वारा मौखिक इतिहास के संग्रह की अहमियत हमारे सामने खुलती है। यही वह समय था जब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों, लेखनों को संग्रहित कर उनके प्रकाशन का भी काम हो रहा है। जाहिर सी बात है कि मैं एक बड़े फलक की बात कर रहा हूँ तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों की तरफ ही यहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ। गैर सरकारी संस्थानात्मक गतिविधियों की तरफ यदि हम अपना ध्यान ले चलें तो 1935 में भारतीय इतिहास कांग्रेस की स्थापना हम पाते हैं, जिसका पहला अधिवेशन
भारत इतिहास संशोधक मंडल पुणे में हुआ। दत्तो वामन पोतदार, सुरेंद्रनाथ सेन और शफात अहमद खान पहले प्रेसिडेंट थे, इलाहाबाद के थे। और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में हमारे सामने आता है, जिसका मूल उद्देश्य सेकुलर और साइंटिफिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहित करना था देश में। इससे पहले, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, महाराष्ट्र में विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े ने भारत इतिहास संशोधक मंडल 1910 में स्थापित किया था। 1917 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम पाते हैं। 1919 में ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस होता है और फिर 1935 में, जैसा कि मैंने कहा, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ मेरा उद्देश्य यह बताना है कि किस प्रकार इन पड़ावों से होते हुए, इन संस्थानात्मक गतिविधियों के जरिए इतिहास एक अकादमिक स्वरूप अख्तियार करता है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। जब इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसके शुरुआती उद्देश्य में, मूल उद्देश्य में भारत में इतिहास लेखन की गुणवत्ता का नियमन करना है, निष्पक्ष और मुकम्मल इतिहास लेखन को प्रोत्साहन देना है। जल्द ही हम पाते हैं कि सेकुलर इतिहास लेखन का उद्देश्य इसमें जुड़ गया। लेकिन यह सब कुछ बहुत सरल तरीके से या एकात्म तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे कि 1947 में हम इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में मोहम्मद हबीब का एक लैंडमार्क प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, जिसे इतिहास के जागरूक छात्र को जरूर पढ़ना चाहिए। और वे कहते हैं कि साइंटिफिक इतिहास लेखन पर बल देते हुए इतिहासकारों को वे नसीहत देते हैं कि इतिहासकारों को अतिशय राष्ट्रभक्ति से बचना चाहिए। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद के साथ वैज्ञानिक और प्रोफेशनल ऐतिहासिक सोच का संवाद यह चलता रहा। जल्द ही इसकी गुणवत्ता और इसका मानक अकादमियों, विश्वविद्यालयों और समकालीन विद्वानों द्वारा तय होने लगा। नवीन रूपों में, नए विचारधाराओं के साथ और नए विषय वस्तुओं ने इतिहासकारों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना शुरू कर दिया। और इन्हीं नए रुझानों, इन नए विषय वस्तुओं के ऊपर हम अपने आगे के सफ़र में चर्चा करते रहेंगे। जैसे कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन की तरफ हम आगे बात करेंगे, या फिर भारत में सामाजिक इतिहास के बदलते आयामों की तरफ बात करेंगे, और 1970 और 80 के दशक में कितना कुछ नया चल रहा है इस तरफ भी हम चर्चा करेंगे। और फिर हमारे आज के समय में इतिहासकारों ने किन नए सवालों के साथ
किन नई पद्धतियों के साथ इतिहास को हमारे सामने नए नए रूपों में ढालने की कोशिश की है, अतीत की नई व्याख्या और नए मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की है, इस बाबत बात करते रहेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। शुक्रिया। तो दोस्तों, जिस राष्ट्रवादी फलक की बात, एक बड़े कालखंड की बात हम इस लेक्चर में करते आ रहे हैं, 20वीं सदी के शुरुआत से लेकर 1960 यहाँ तक कि 1980 के दशक तक, यह सरोकार मोटा मोटी तौर पर लागू होता है। और यहाँ हम जो बात सामने लाना चाह रहे हैं वह यह कि 19वीं सदी के तुलना में 20वीं सदी में भारतीय इतिहास लेखन, जाहिर सी बात है, नए कलेबर के साथ, नई चुनौतियों के साथ हमारे सामने आता है। और यह कलेबर या चुनौतियां महज कंटेंट के लेवल पे हमारा ध्यान नहीं खींचती हैं, बल्कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, इस इतिहास को स्वरूपित करने वाले तत्व हैं, उनकी तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। और इस दिशा में इस लेक्चर में हमने 3 बड़े मुद्दों की तरफ बात करने की कोशिश की। जो पहला मुद्दा है, पहला पहलू है, वह आर्काइव का मुद्दा है। किस तरह से सरकारी दस्तावेजों तक इतिहासकारों की पहुंच बनती है। इस दौरान उन्हें दस्तावेजों को पढ़ने के लिए उनको एक्सेस करने के लिए कैसे अलग अलग समय में इस इतिहास लेखन को नई किस्म के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ इससे जुड़ा हुआ मसला साक्ष्यों की प्रामाणिकता का भी है। जब सरकारी दस्तावेज, औपनिवेशिक फाइल्स सबसे अधिक प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में इतिहासकारों के लिए मान्य हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या हम उन्हें उसमें जिस प्रकार से ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण मिलता है, उन्हें हम ज्यों का त्यों सत्य मान लें? उसके पीछे की पूर्वाग्रहों, जो औपनिवेशिक राज्य के पूर्वाग्रह, औपनिवेशिक अधिकारी, उस राज्य के अधिकारियों के अपने पूर्वाग्रह आदि का मसला वह जुड़ जाता है।
जिस प्रकार से ये अधिकारी भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों की मानसिकता पर अपना निर्णय दे रहे थे, उससे जुड़ जाता है। मसलन एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं तो जिस तरह से आदिवासी आंदोलनों को आदिवासियों की मान्यताओं को उनके द्वारा आंदोलन में शिरकत करने की बात को इन अंग्रेज अधिकारियों ने दर्ज किया, उन्हें अंधविश्वासों से ग्रसित माना, इसकी बात है जिस बाबत हम फिर से उपाश्रित इतिहास धारा के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के क्रम में हम इन पूर्वाग्रहों की बात करेंगे और किस तरह से उन अंधविश्वासों को हम इतिहासकार देखें, इन अंग्रेज अधिकारियों के लिखित बयानों को किस तरह से देखें, ये किस तरह की नवीन चुनौतियों को हमारे सामने लाती हैं, उसे देखें। इस पर हम फिर से आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन यहाँ मुद्दा है कि सरकारी दस्तावेजों को और उनके पूर्वाग्रहों को किस तरह से देखें और यह जो सरकारी दस्तावेज इतिहासकारों को उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी बात कैसे इतिहास में हम करें। इन सरकारी दस्तावेजों के साथ स्वतंत्रोत्तर भारत में सरकारी प्रयास के द्वारा भी और व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा भी मौखिक इतिहास के संकलन की योजनाएं बनी। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई स्वतंत्रता सेनानियों के मौखिक साक्षात्कार के द्वारा उनके आंखों देखी बातों का रिकॉर्डिंग करना। तो जो 1960-1970 के दशक में जब मौखिक इतिहास अपने बहुत बाल्यावस्था में था, उस समय भी इस तरह के इक्के दुक्के ही सही उदाहरण हमारे सामने आते हैं। 1980 के दशक में कुछ अधिक विस्तार से ऐसी योजनाएं बनी। साथ ही जो इन सेनानियों के प्राइवेट पेपर्स रहे, साहित्यकारों के प्राइवेट पेपर्स रहे, उनका संकलन, उनकी अहमियत आधुनिक भारतीय इतिहास को बेहतर से समझने में, इन बातों की तरफ ऐसे प्राइवेट पेपर्स को अलग अलग दूर दराज के इलाकों से जाकर संग्रह करना, उन्हें पुस्तकालयों में जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता या फिर राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, इन जगहों पर सुरक्षित रखना और इतिहासकारों को मुहैया कराना, ये तमाम पहल हो रहे हैं। तो ये एक पहलू है। लेकिन यहाँ इस पूरे दौर में, खासकर जब हम राष्ट्रवादी इतिहास की बात करते हैं, तो वहाँ ऐतिहासिक साक्ष्यों को लेकर जो पुरानी समझ थी
जो उनकी प्रामाणिकता की बात थी, उस सोच में बहुत अंतर हम नहीं पाते हैं। इस सोच में अंतर, बड़ा अंतर हमें 1970 के दशक के मध्य के बाद और खासकर 1980 के दशक में जब उपाश्रित इतिहास लेखन हमारे सामने आता है, या फिर जब विभाजन का इतिहास आता है, जिन पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, तभी ऐतिहासिक साक्ष्यों के मामले में हमारे अपनी समझ, इतिहास की समझ में एक बड़ा इजाफा होता है। लेकिन इस पूरे दरमियान 1900 से लेकर 1960-1980 तक जो राष्ट्रवादी इतिहासकार और उनके नज़रिए में ऐतिहासिक साक्ष्यों को लेकर कोई क्वालिटेटिव अंतर हम नहीं पाते। साहित्य की बड़े पैमाने पर अनदेखा ही इस समय होता रहा। उनकी ऐतिहासिकता पर और ऐतिहासिक रूप से साहित्य को नज़रअंदाज या महत्वहीन माना जा रहा था। तो ये तो हुआ ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात, आर्काइव की बात। अधिकतर राष्ट्रवादी इतिहासकार अंग्रेजी स्रोतों का ही इस्तेमाल कर रहे थे और कहीं न कहीं उनके ज़हन में अंग्रेजी स्रोत देसी भाषा में लिखे हुए स्रोतों की तुलना में अधिक मायने रखता था। जाहिर सी बात है कि ये दस्तावेज या तो सरकारी महकमे से आ रहे हैं या फिर भारत में का शिक्षित मध्य या उच्च वर्ग के द्वारा यह दस्तावेज है। इस दौरान भी बहुत कम उदाहरणों को छोड़ दें तो फैमिली पेपर्स, प्राइवेट पेपर्स आदि का इस्तेमाल इतिहास लेखन में कम हो रहा है। उनके संकलन के महत्व की तरफ ध्यान जरूर जा रहा है इस दौर में, लेकिन उनका इस्तेमाल होना और उनके इस्तेमाल के द्वारा राष्ट्रवादी इतिहास की नई समझ का आना अभी उसमें समय शेष था। दूसरा पहलू सरकारी मध्यस्थता को लेकर है, जिस पर हमने बहुत विस्तार से बात की। इन साक्ष्यों, इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराना, संग्रह करना, यह सब सरकारी हस्तक्षेप, प्रोत्साहन के द्वारा ही संभव हो पाया। लेकिन इस दौर में सरकारी हस्तक्षेप, या जिसे कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सेंसरशिप, उसके उदाहरण कम ही मिलते हैं। यह मुमकिन है कि सरकारी दखलंदाजी की तरफ मुकम्मल रूप से इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया और आगे आने वाले समय में हमारे सामने इस बाबत और भी बातों का खुलासा हो कि सरकारी इंटरवेंशन ने सरकार के द्वारा
जो प्रोत्साहन मिले उसने भारतीय इतिहास लेखन को किस प्रकार से प्रभावित किया, इस बाबत मुकम्मल एक पुस्तक जब तक नहीं आती है तब तक हमारे पास बहुत कम साक्ष्य हैं। जो 1960-80 तक भी स्वतंत्रोत्तर भारत का राज्य किस तरह से इतिहास लेखन को प्रभावित कर रहा था, आर्काइव के बनने में और वहाँ तक इतिहासकारों की पहुँच में उसके योगदान को लेकर तो लोग लिख रहे हैं, लिखते आए हैं। खासकर जो मैंने पहले भी जिक्र किया, सव्यसाची भट्टाचार्य की किताब वह महत्वपूर्ण है या फिर दीपेश चक्रवर्ती के द्वारा जदुनाथ सरकार के ऊपर लिखी हुई किताब में अनेक ऐसे जिक्र आते हैं। तो जब हम सरकारी मध्यस्थता से जुड़ा हुआ यह दूसरा पहलू, यहाँ से इसके तार तीसरी अहम मुद्दे की तरफ जाते हैं और वह है कि इतिहास लेखन में संस्थानों का महत्व और उनका सांस्थानिक स्वरूप का उभरना। इस बाबत भी हमने चर्चा की, लेकिन यहाँ साथ ही यह जोड़ता चलूं कि जो इतिहास की दृष्टि 20वीं सदी के इस दौर में उभर कर आती है, वहाँ प्रदेश में होने वाले ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण तो हो रहा है, जैसा कि हमने रिजवी साहब के उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन के प्रकाशन की योजना के बारे में जिक्र किया। लेकिन जो प्रदेशों की प्रांतीय इतिहास की समझ, वह हमारे राष्ट्रवादी इतिहास की समझ को किस प्रकार परिमार्जित करे, किस प्रकार वहाँ नए सवाल छोड़े, इस बाबत राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बीच अधिक चर्चा हम नहीं पाते हैं। इस विषय पर पहली बार सशक्त चुनौती नव कैम्ब्रिजवादी इतिहासकारों के द्वारा हमारे सामने आती है, जिसके बारे में भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रदेश और राष्ट्र के बीच का संबंध, इसका जो सैद्धांतिक मॉडल, उसमें बहुत बदलाव हम राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बीच नहीं पाते। लेकिन जब हम इसके साथ साथ एक और मुद्दे की बात करें, जहां हम कहते आ रहे हैं कि इतिहास का संस्थानात्मक पहलू, उसका प्रभाव इतिहास लेखन, इसके पठन पाठन और इतिहास की समझ को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, इससे एक बात स्पष्ट होती है, वह यह कि उत्तरोत्तर इतिहास की गुणवत्ता, इतिहास लेखन की गुणवत्ता पर फैसला करने का अधिकार विश्वविद्यालय और इन विश्वविद्यालयों के इतिहास विभाग के दायरे में यह सिमटता जा रहा है। एक किस्म की पीयर रिव्यू
की संस्कृति सामने आ रही हैं, जहां इतिहास अपने मानकीकरण के लिए अब उन सामाजिक बुद्धिजीवियों पर निर्भर नहीं दिख रहा है जो 19वीं सदी के दरमियान महाराष्ट्र में या फिर जिसकी झलक हम बंगाल या अन्य जगहों पर पाते हैं और जिसके कारण बंकिम या रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा के बीच का जो दायरा था वह कहीं न कहीं संस्थान के भीतर, अकादमियों के भीतर, विश्वविद्यालयों के भीतर सिकुड़ता जा रहा था और ये अकादमिक बहस, इतिहास लेखन अपने को समाज से काट रहा था, असंपृक्त कर रहा था। कम से कम अंतर्दृष्टि तो सार्वजनिक बहसों से यह नहीं ले रहा था। तो हम यहाँ एक तरफ तो पीयर रिव्यू और इतिहास का एक प्रोफेशनल कलेबर अख्तियार करते जाने की बात को देखते हैं और दूसरी तरफ यह इतिहास अपने को सार्वजनिक बहसों से कहीं न कहीं दूर भी करता जा रहा था। साइंटिफिक और एकेडमिक रीगर, इन दो दलीलों के साथ चर्चा जारी रहेगी जब हम नव कैम्ब्रिजवादी इतिहास के स्कूल की बात करेंगे या फिर उपाश्रयित इतिहास लेखन की बात करेंगे। वहाँ भी कई रूपों में राष्ट्रवादी इतिहास के तार हमें जुड़ते नजर आएंगे। शुक्रिया।